नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और आज का विषय है जनादेश का संदेश। इस मुद्दे पर बहस इसलिए जरूरी है व्यूअर्स क्योंकि 2024 का जनादेश आने के बाद दिल्ली से हरियाणा तक, बिहार से महाराष्ट्र तक और पंजाब से उत्तर प्रदेश तक हर तरफ हमारे प्यारे देश में जोरदार सियासी एक्शन देखने को मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि उद्धव को ना मराठी मानुष का वोट मिला, ना उत्तर भारतीयों का। उद्धव को उनका वोट मिला जिनके लिए उन्होंने हिंदुओं को छोड़ा है। तो उधर मायावती कह रही है कि आगे से वो सोच समझकर मुस्लिम कैंडिडेट्स को मौका देगी। तो ये देश है हमारा में हम इसकी पड़ताल करेंगे कि गठबंधन के दल कहां जाएंगे, क्योंकि हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी कट्टी बट्टी हो चुकी है। और साथ ही मोदी सरकार में मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं है, इसको लेकर भी सियासी बवाल लगातार जारी है। आरएसएस के दो दिग्गजों ने जो बयान दिया है उस पे भी घमासान छिड़ा हुआ है, उसकी भी आज हम पड़ताल करेंगे। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे मजबूत बहस। ये देश है हमारा में स्वागत है आपका ये देश है हमारा के आज के एडिशन में। दो 2024 के जनादेश से लगातार नए संदेश का सिलसिला जारी है। बीएसपी कह रही है कि आगे अब सोच समझकर ही मुस्लिम कैंडिडेट्स को मौका देगी। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वोट जिहाद ने पार्टी को तगड़ी चोट पहुंचाई है। हम वोट जिहाद के सामने हार गए। आम मुंबईकरांनी आणि मराठी माणसांनी त्यांना मतदान केलेलं नाही। त्यांना नेमकं कुठनं मतदान मिळालेलं आहे, ज्यांच्या खातर त्यांनी हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो म्हणणं सोडलं होतं। और इसी बीच एक संदेश आरएसएस की तरफ से भी आया है। काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया और राम मंदिर का निर्माण कराया। इतनी बड़े कार्य करने वाली भाजपा को और वो असफल कहते हैं, अभिमानी कहते हैं, उनके स्वयं समझदारी नहीं है। हम लोगों ने राम के नाम को कभी राजनीतिक विषय से नहीं जोड़ा है। कहीं गठबंधन में टूट है, कहीं अपने ही दल के भीतर फूट है। केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि दिल्ली में हम कांग्रेस से दूर हैं, तो कांग्रेस कह रही है कि हरियाणा में हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। आम आदमी के साथ गठबोध राष्ट्रीय स्तर पे है, प्रदेश के स्तर पे नहीं। तो आज जनादेश के बाद लगातार सामने आ रहे नए संदेश पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। आज के दिन में बहस के बड़े मुद्दे क्या है? 400 पार वाला नारा भारतीय जनता पार्टी का अति आत्मविश्वास था जिसने नुकसान पहुंचाया, ऐसा उनके घटक दल भी मान रहे हैं। नतीजों से साबित हुआ कि क्यों मुसलमानों का सियासी इस्तेमाल वोट बैंक की तरह होता है। ये नतीजे एस्टैब्लिश करते हैं। और तीसरा बहस का अहम मुद्दा 2024 के जनादेश के मायने क्या है, नतीजों में किसके लिए क्या संदेश है, क्या सीख है, उसकी भी हम बानगी देखेंगे। एक बार फिर अभिनंदन है जनता जनार्दन का, मेरे युवा मित्रों का। मेरे साथ इस मंच पे हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के और बीजेपी के लोकप्रिय प्रवक्ता। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, नेता। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। इनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता हैं, इनका अभिनंदन है। मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, जेडीयू के नेता, इनकी पार्टी ने बिहार में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। तो सुधांशु जी, अब की बार 400 पार, अब की बार बहुमत वाली सरकार, लेकिन अब की बार जोड़ तोड़ वाली सरकार, अब की बार गुंजाइश वाली सरकार, अब की बार सबकी बात करनी पड़ेगी। देखिए, हमारी सरकार तीसरी बार भारत के इतिहास में ये पहला मौका है
जवाहरलाल नेहरू के बाद जब किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार स्पष्ट बहुमत मिला हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो दौर था जब डेमोक्रेसी नेसेंट स्टेट में थी। यस, मतलब उस समय तो कोई किसी से पूछे सन 52 में कोई पॉलिटिकल पार्टी थी अपोजिशन में। 52 में सारे देश में कांग्रेस थी। 57 में पहली बार केरल में कम्युनिस्टों गवर्नमेंट बनी थी। तो 62 से 52 की स्थिति अलग थी। आज जब इतना वाइब्रेंट, मैच्योर, परिपक्व लोकतंत्र है, उसमें तीसरी बार लगातार मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहने के लिए जो क्षमता चाहिए वो जनता के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। पहला संदेश। दूसरा संदेश क्या है? दूसरा संदेश यह है कि उन राज्यों में जहां माना जाता था, उन क्षेत्रों में जहां भाजपा नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में हमारी अपने दम पे स्पष्ट बहुमत की सरकार आई है, उड़ीसा में हमारी अपने दम पे सरकार आई है, आज समझिए आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल में हमारी अपने दम पे सरकार है, उड़ीसा में अपने दम पे सरकार है, बंगाल में हम मुख्य विपक्षी दल हैं। और जो हमारे विरोधी कहते थे दक्षिण भारत से जाके लड़ेंगे, आज दक्षिण में देखिए 8 सीटें तेलंगाना में कांग्रेस की और 8 हमारी। हमारा परसेंटेज ऑफ वोट 35%। कर्नाटक में हमारी सीटें उनसे कहीं ज्यादा, हमारी 19, उनकी 7। हमारा परसेंटेज ऑफ वोट 46%। केरल में हमें सीट 1 मिली है, लेकिन वोट 17%। लेकिन क्या मेरा काउंटर सवाल, मैं जो पूरी बात कहना चाह रहा हूं, आज इस चुनाव का पहला निष्कर्ष कि भारतीय जनता पार्टी अब वास्तविक अर्थों में एकमेव राष्ट्रीय दल हो गया है, जो उत्तर से दक्षिण तक सब जगह, तमिलनाडु में भी हमें 11.5% वोट मिला है। दूसरा निहितार्थ, कांग्रेस का जो राइज हुआ है, कांग्रेस की जो स्थिति इंप्रूव हुई है, ये बहुत खतरे की घंटी लेके आई है उनके लिए, जो बहुत उसकी घंटी बजा रहे थे इंडिया गठबंधन वालों। सबसे ज्यादा तो आप ही घंटी बजा रहे थे। अरे मेरी बात तो सुनिए महोदय, सबसे पहले कर्नाटक में कांग्रेस आई है, तो मतलब जेडीएस का वोट था। कांग्रेस का बढ़ना कहीं आपके लिए खतरे की घंटी तो नहीं है, हमारे लिए या आपका अति आत्मविश्वास था? अभी मैं आपको आंकड़े दूंगा, पिक्चर एकदम साफ हो जाएगी। राहुल गांधी के शब्दों में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब देखिए, कर्नाटक में वो आगे बढ़े जेडीएस के वोट के कीमत पे, तेलंगाना में आगे आए बीआरएस के वोट के आधार के ऊपर। अब अगला खतरा है डीएमके के ऊपर। अब आइए उत्तर प्रदेश। तो मैं सिंपल बताना चाहता हूं, आज इनको जितनी भी खुशी हो रही हो, मगर एक बात समझिए कि जिस कारण से दोनों लोग एक हुए थे ना मुस्लिम वोट के लिए, अब वही एक दूसरे के पेशानी पर बल आ रहे हैं। उनको लगने लगा मेरा पुराना आशिक जाग गया, अगर पुराना इश्क जाग गया तो नए वाले आशिक की हकीकत फसाना ना बन जाए। इसलिए, और ये मैं फैक्ट से बोल रहा हूं, अखिलेश जी कितने से जीते? 1,70,000 से। सुनिए, कहां? अपने गढ़ में, अपने क्षेत्र में, कन्नौज में। और आप समझिए, और राहुल गांधी जी जीते 3,90,000 से। इसका मतलब समझिए कि सपा का वोट तो कांग्रेस में ट्रांसफर हो गया, कांग्रेस का वोट नहीं ट्रांसफर हो पाया, वरना जीत के मायने। और आज कांग्रेस बीएसपी के साथ एक लाइन पूरी कह दूं, कांग्रेस ने आज घोषणा कर दी है कल कि अब वो विधानसभा चुनावों के लिए 403 के 403 विधानसभाओं में यूपी में यात्रा निकालेगी। अब अपनी यात्रा निकालेगी। अब 403 की इनके दिल पे कितना महीन घाव करेंगे, अब ये समझने वाली बात है। जब जब बड़े दलों ने छोटे दलों की पालकी ढोई है, तब तक खामियाजा उन्हीं को होना पड़ा है। और इंडी गठबंधन टूट गया। जस्ट बात आम आदमी पार्टी का साफ कह दिया कि हमारा गठबंधन दिल्ली में खत्म। जनादेश का संदेश क्या है आपकी राय में? सबसे पहले तो आप उत्तर प्रदेश में एक अच्छा प्रदर्शन करा और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से, मैंने जिस दिन चुनाव के नतीजे आ रहे थे उस दिन भी बोला था, आज भी बोलता हूं बहुत साफ गोई से, किसी ने नहीं रोका बीजेपी को उसकी मेजॉरिटी के साथ। सिर्फ समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को डेंट नहीं किया होता तो इस बार भी बीजेपी 275 थी। यानी आपका वोट जिहाद का खेल तो चला है, आंकड़े यही बताते हैं। नहीं, जनादेश का संदेश तो बिल्कुल साफ साफ है, लेकिन महोदय ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मुझे वो कहावत याद आती है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। मतलब चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत के नागरिकों ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि केवल सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं चलेगी, केवल जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी, केवल जुमलेबाजी नहीं चलेगी। काम करना पड़ेगा, बच्चों के रोजगार की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, शिक्षा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, अग्निवीर हटानी पड़ेगी। अग्नि 4 साल की ठेके पे नौकरी फौज में नहीं चलेगी। लेकिन सुधांशु जी आज भी अपने वक्तव्य में वही हिंदू मुस्लिम समीकरण बैठा रहे हैं, उसका वोट उधर चला गया, उसका वोट उधर चला गया। अरे साहब, हमारी छोड़िए, अपनी चिंता करिए। हम तो जो हैं अपने दम पर हैं। हम किसी की
समाजवादी पार्टी किसी की कृपा पे राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी अपने दम पे राजनीति करती है और हमारा तो सिद्धांत है कि गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, आसमान में वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। तो हमारे तो अपने पर मजबूत हैं। लेकिन इस जनादेश के जो संदेश हैं, बहुत संक्षेप में 2-3 बात बता देता हूं। जी। एक तो ये संकेत है, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मन प्रसन्न हुआ जब एनडीए की मीटिंग हुई तो बराबर में राजनाथ सिंह जी बैठे थे, इधर नीतीश कुमार जी बैठे थे, फिर वो गडकरी जी बैठे थे, जेपी नड्डा जी पहले भी बैठते थे ऐसे। ना पुरानी तस्वीरें दिखा दूं। यहां से कुर्ता पकड़ के फोटो फ्रेम से हटा दिया जाता था ऐसे। सबने देखा, पूरे देश ने देखा है। एक तो जनादेश का संदेश यह है कि अब लोगों का सम्मान करना पड़ेगा। ठीक है, आपने बोला मैं एनडीए से बानगी करवा लेता हूं, हमारे साथ जेडीयू नहीं, इस पे फैक्ट चेक होना जरूरी है। आप बताइए, क्या एनडीए की बैठक में पहले बगल में नीतीश कुमार नहीं बैठते थे, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह नहीं बैठते थे? आप मुझे बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस सब साथ बैठते थे और एनडीए उन्हीं लोगों ने बनाया था। कभी 1-2 बार अगर स्थिति बदली थी, उस जमाने में भी नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़कर हमेशा नीतीश कुमार को अपने साथ लाने की कोशिश की। सच बोल दिया। आपको वो मंच याद नहीं है जहां नीतीश कुमार जी को बार बार अपने पास ला रहे हैं? आपको वो मंच याद नहीं है जहां वो पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को? उनके मन में सम्मान था। आपको वो इंटरव्यू याद नहीं है जिसमें नीतीश कुमार के बारे में कह रहे कि ये व्यक्ति समाजवादी है, परिवारवादी के खिलाफ है? ठीक है, आपको 37 सीट मिला है, मैं उस चीज पर आऊंगा। जनादेश के संदेश को मैं बताऊंगा। आप जो कह रहे थे 1% वोट घटा है इधर उधर भारतीय जनता पार्टी का भी, और हमारे बिहार में तो जनादेश बहुत स्पष्ट आया। मैं वही समझने का प्रयास कर रहा हूं। अमीश देवगन जी, वोटों का गणित कभी कभी स्पष्ट जनादेश को यह नहीं बता जाता कि उस नेता के प्रति अविश्वास पैदा हुआ है, उसकी नीतियों के प्रति ऐसा हुआ है। कुछ वोट अलग अलग गुना भाग के कारण उत्तर प्रदेश में पड़े हैं। उस लोकल राजनीति को भारतीय जनता पार्टी को समझने की जरूरत है। बिहार में भी ऐसी एक घटना हुई है। विवेक जी, आपके लिए संदेश क्या है? एनी राजा हार गई वायनाड से? मेरा एनालिसिस यह है कि पहली चीज, मैं सुधांशु जी को बधाई देता हूं कि आपने सरकार बनाई, आपकी सरकार आई है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, सरकार बनी है इस देश में। लेकिन बधाई सबसे ज्यादा इस देश की जनता को है जिसने बैलेंस्ड फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया, वही नहीं वो सांप्रदायिकता के नाम पे। और जैसे मैंने पिछले डिबेट में कहा था, अयोध्या, चित्रकूट, नासिक और ऐसे में 4-5 और जगह आपको बता सकता हूं जो हमारे हिंदू समाज के धार्मिक तीर्थस्थल माने गए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट करके डेवलपमेंट को अपनाया, क्योंकि इनका मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो लेकर के वहां पे गए थे वो लोकल्स को सूट नहीं करा। दूसरी बात आपने बोला, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। आपने बोला जो धार्मिक एजेंडा था वो सूट नहीं करा। मैं एक आंकड़ा, एक लोकसभा है धुले लोकसभा, और उसमें 6 विधानसभा है। धुले ग्रामीण, सिंदखेड़ा, मालेगांव आउटर, बलगान, धुले शहर और मालेगांव सेंट्रल। 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी लगभग अपनी सीट को जीत रही थी। लेकिन जैसे ही मालेगांव सेंट्रल आया, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, कांग्रेस को वोट पड़े लगभग 2 लाख और बीजेपी को वोट पड़े 4,500। कांग्रेस अंत में चुनाव जीती 3831 वोटों से। मैं जानना चाह रहा हूं, ये जो 5 विधानसभा के लोग वोट कर रहे थे, ये किस आधार पर वोट कर रहे थे? ये विकास के आधार पर वोट नहीं कर रहे थे। और जो मुस्लिम बहुल मालेगांव सेंट्रल था, वहां 2 लाख वोट जो पड़े हैं वो धर्म के आधार पर पड़े हैं या विकास के आधार पर पड़े हैं? बताइए। पूरी जगह भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, लेकिन एक ही जगह हारी, और इतनी बुरी तरह से हारी कि सारी ऊपर की 5 विधानसभाओं की लीड छिन्न भिन्न हो जाती है। ये धुले लोकसभा क्षेत्र का इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल है, कोई भी इसको चेक कर सकता है। और एक नहीं, मैं आपको ऐसी 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज और बता सकता हूं जहां यही हाल हुआ है। मैं आपको दिल्ली में बाबरपुर का इलाका बता सकता हूं जहां बीजेपी को वोट कितने पड़े हैं और अनाज को वोट कितने पड़े हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां धर्म के आधार पर वोटिंग हुई या विकास के आधार पर? और हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में हिंदुत्व का कार्ड लेकर के घूमते हैं, भगवाधारी संतों को घुमाते हैं, राम नाम के नाम पे आपने तो प्राण प्रतिष्ठा ही पहले कर ली, प्रीपोन, शंकराचार्य को उठा करके नदी में फेंक दिया। नहीं बोले? अरे बिल्कुल सही बोलूंगा मैं, बिल्कुल बोलूंगा मैं कोट कर देता हूं। नदी में फेंक दिया वर्ड क्या है? नदी में फेंक दिया वर्ड, इसको विड्रॉ करिए। नदी में फेंक दिया वर्ड, विड्रॉ करिए। नदी में विड्रॉ करिए, बता रहे विड्रॉ करिए। नहीं, नदी में फेंक दिया वर्ड, आई विल नॉट विड्रॉ एंड आई विल क्लैरिफाई इट। कब फेंका नदी में? सुन लीजिए,
शंकराचार्य को मैं आपको बताता हूं, जयेंद्र सरस्वती को जेल में डालने का काम किया था, उन्हें जेल में फेंका था आप लोगों ने। यह सिंबोलिज्म में मैंने बोला था, नदी में फेंका, फिजिकली नहीं होता। जब पुरी के शंकराचार्य कहते हैं कि मैं क्या करूंगा अयोध्या में जाकर के, जब नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो शंकराचार्य क्या ताली बजाएगा? ये नदी में फेंकना होता है। जब उन्होंने कहा अब आपने अपनी बात को रखा, अब आपने अपनी बात सुधांशु त्रिवेदी, तो ये नदी में फेंकना होता है। इत्मीनान से ज्यादा ओके, आपने बोला कि ये नदी में फेंकना है, ये नदी में फेंकना है, और यहाँ तक जी और ये मंदिर रामदासियों का है, ठीक इसका शंकराचार्य से क्या लेना देना? ओके नदी में फेंकना मैं जवाब, ओके सुधांशु त्रिवेदी, आज तक किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य आते हैं क्या? शंकराचार्य का स्टेटस सबसे ऊंचा माना गया है। वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में चुनौती से कहता हूं, कोई एक मंदिर बताइए इसकी प्राण प्रतिष्ठा में आज तक शंकराचार्य गए हो। और लेफ्ट के लोग जो कहते हैं धर्म एक अफीम है, वो लोग आके आज धार्मिक प्रवचन देना शुरू करते हैं। यह है बदले वक्त का निजाम। और मैं बताना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा रस्सी जल गई बल नहीं गया, ये 232 सीटें जो इंडी गठबंधन की काउंट की जा रही है, 75 तो एक दूसरे से लड़के आए हैं। 20 केरल की, 42 बंगाल की और 13 पंजाब की। 75 पे एक दूसरे से लड़के 60 सीटें जीत के आए हैं। छोड़िए हमारे बारे में कह रहे तब ऐसा होता था, इनका तो अब ऐसा हो रहा है। एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए और ज्ञान दे रहे हैं। और सुनिए, इंडी पूरी बात कर लूं सर, पूरी बात कर लूं। इंडी गठबंधन में रहते हुए मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश जी का वो वीडियो याद करिए, उन्होंने कहा कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, और कांग्रेस वालों ने कहा बहुत चिरकुट पार्टी है। ये तो हमारे गठबंधन से अलग नहीं, रहते हुए एक दूसरे को बोला था। एक लाइन पूरी बात। मगर एक मजेदार बात, यहां बच्चे बैठे तो मुझे याद आता है। देखिए 99 सीटें प्राप्त करके इनके चेहरे की चमक देखिए, आवाज की खनक देखिए, लहजे में धमक देखिए, और 240 पाके हमारे चेहरे पे वो खुशी नहीं है। जानते क्यों? एक बच्चा होता है टॉपर, जिसको डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने थे, अगर डिस्टिंक्शन नहीं मिला तो उसके चेहरे पे मायूसी होती है और एक धड़ाधड़ फेल हो रहा है, और ग्रेस मार्क्स से पास हो गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इस चुनाव का वो संदेश है। और इसलिए एक लाइन सर, एक लाइन कह दूं, एक लाइन आज एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप अयोध्या हार गए, एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि पीडीए के आगे हिंदुत्व की हार हो गई है। अयोध्या हारे हैं आप लोग, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हारी है। निश्चित रूप से अयोध्या की पराजय हर व्यक्ति के, हर भारतीय और हर हिंदू के दिल में शूल की तरह चुभने वाली है, परंतु उससे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। जिस आधार पर कहा जा रहा, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने कहा इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश, वो भी जीत गए। आप कल्पना कर सकते हैं मक्का में कोई जाके कहे कि इस्लाम का नाश होना चाहिए और वो पार्टी चुनाव जीत जाए, वेटिकन में कोई कहे क्रिश्चियनिटी का नाश होना चाहिए, वो चुनाव जीत जाए। तो हमारे लिए भी बहुत सारे टेक अवे हैं, क्या जो सोचने का। चलिए पहले दो टेक अवे क्या, फिर राजकुमार बता रहा हूं। सोचने का टेक अवे ये है कि एक समुदाय को ये सारे सेकुलर दल कहां तक जोड़ के रखते हैं, वो हमास और फिलिस्तीन के लिए भी लड़ता है, जो कहता ऑल आइज ऑन रफा। रफा का नाम नहीं पता होगा किसी को, कहां पे रफा है और क्या रफा का लेना देना है। मगर दूसरे में, क्योंकि बात सही है, ये कहते हैं हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हाँ, हम हिंदू और मुसलमान दोनों की बात करते हैं, ये सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं और हिंदू में जात बिरादरी की बात करते हैं। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि राष्ट्र को है लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा। इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। कोई बात नहीं, आगे हम और संघर्ष करेंगे, और चिंता मत करिए। ये 99 जानते कितने पहुंचे? 3 बार मिलाकर इनको उतना सीट नहीं मिली जितनी कि मोदी जी को मिली। एक और टेक अवे, लेफ्ट वाले हम बचपन से सुनते थे, लेफ्ट कहता है, एक मिनट पूरी बात कर लूं, आप बोल रहे थे। देखिए हम एक बात बताएं, हम बचपन से सुनते थे कि लेफ्ट ये कहता है कि दुनिया भारत समाज में 2 ही वर्ग होते हैं, गरीब और अमीर, प्रोलिटेरिएट और बुर्जुआ जी। मगर आज लेफ्ट कहता है जात बिरादरी, और जो समाज के सबसे बुर्जुआ लोग हैं, सबसे पैसे वाले धनाढ्य नेता हैं, उनके साथ ये खड़े हुए थे। ये सोच में बदलाव आया और लेफ्ट कहता था धर्म एक अफीम है। लेफ्ट वाले कहते थे वो ईश्वर के नाम की शपथ नहीं लेते। मगर बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के आगे सिजदा करके गठबंधन करते हैं। यानी सोच में कितना बदलाव आया। सर सीटों के अनुपात में तो बात कर ले कम से कम। राजकुमार भाटी जी, एक देखिए, ये बात तो सच है कि पीडीए का फॉर्मूला आपका चल गया और पीडीए में जो आपने खेल करा उसके सामने हिंदुत्व हार गया।
सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत ही आपत्तिजनक वाक्य बोला है। कैसे? बहुत ही अत्यंत आपत्तिजनक। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं जी। इन्होंने कहा कि अयोध्या में बीजेपी की हार हिंदू धर्म के लिए शर्मनाक है। तो मतलब हिंदू धर्म का महत्व इस बात से आंका जाएगा कि बीजेपी जीतती है या हारती है। हिंदू धर्म इतना छोटा हो गया। मैंने हिंदू धर्म को जिन्होंने कहा आपने पहुंचा दिया एरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म वो जीते। हिंदू धर्म किया है हमारे एक शब्द नहीं बोला, कोई बात। हिंदू धर्म हमारे आचार व्यवहार से, हिंदू धर्म हमारे आचार व्यवहार से, हमारे चरित्र से, हमारे कर्म से, हमारी भक्ति से नहीं आंका जाएगा, बीजेपी की वोटों से आंका जाएगा। ये बहुत ही घटिया बात है और ये इनकी हार का कारण है। ये इस अहंकार में जो जीते हैं। क्या अवधेश प्रसाद पासी हिंदू नहीं है जो चुनाव जीते हैं? क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? क्या आप हिंदू धर्म की नई परिभाषा करना चाहते हैं? क्या हम सारे हिंदू शास्त्रों को फेंक दें और बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़े जो बीजेपी कहेगी वो हिंदुत्व है? पहली बात। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं ये केवल अयोध्या नहीं आ रहे हैं, ये केवल अयोध्या नहीं आ रहे हैं, इन्हें समीक्षा करनी चाहिए। ये अयोध्या के साथ चित्रकूट भी आ रहे हैं जहां रामचंद्र जी ने वनवास के समय पे समय व्यतीत किया था। ये सीतापुर भी आ रहे हैं जो माता सीता से संबंध है जिसका। ये बस्ती भी आ रहे हैं जहां राम के गुरु वशिष्ठ जी की भूमि है जो। ये सुल्तानपुर भी आ रहे हैं जहां राम से जुड़ा हुआ पवित्र स्थान है। ये प्रयागराज भी आ रहे हैं जहां वनवास के दौरान भगवान श्री राम का पड़ाव था। ये जो है रामटेक भी आ रहे हैं जहां राम की विश्राम स्थली रही। ये जो है नासिक भी आ रहे हैं जहां लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काटी थी, वो नासिक भी आ रहे हैं। जीती समाजवादी पार्टी है और इंडिया अलायंस के कुछ दल जीते हैं। लेकिन ये विशेष सेक्युलरिज्म तो भारत में ही हो सकता है जहां पर आपकी पार्टी के नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाई थी। श्री रामचरितमानस की जिस पार्टी के नेता ने प्रतियां जलाई हो वो अयोध्या में पार्टी जीती। ये भारत का सेकुलरिज्म है, विराट सेकुलरिज्म है और इस सेकुलरिज्म को सलाम है। इस सेकुलरिज्म, सर अब मुझे अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए 30 सेकंड। इस भारत के सेकुलरिज्म को सलाम है कि जिस इंडिया अलायंस ने बोला सनातन धर्म को इरेडिकेट करेंगे वो पार्टी नासिक में भी जीती। आपने बोला ना वो गठबंधन नासिक में भी जीता। ये भारत का ग्रेट सेकुलरिज्म है जी। सेलिब्रेट सेकुलरिज्म, प्लीज सेकुलरिज्म को इतना सेलिब्रेट करिए कि घर घर में सेकुलरिज्म फैल जाए। मेरा निवेदन है सब लोगों से, आप लोग भी सेकुलरिज्म सब सेलिब्रेट करिए। कौन इनकार करता है भाई? ऑल आइज ऑन राफा पे जाकर तुरंत जाके सब लोग मेरा मैच देख रहे हैं, ऑल आइज ऑन राफा पे इंस्टाग्राम स्टोरी लगा लीजिएगा, ट्विटर पे लिख दीजिएगा, फेसबुक पे लिख दीजिएगा माता वैष्णो देवी में 40 भक्तों की बस को भीड़ में 9 लोग को की इस्लामिक आतंकवाद के तहत हत्या कर दी गई। उसके बारे में कोई चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। राफा की चिंता करिए, घर में जो हो रहा है देखा जाएगा बाद में, क्या फर्क पड़ता है? हमारे घर में अगर आग लग जाए तो हमें अपने घर की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें इराक की चिंता करनी है, हमें ईरान की चिंता करनी है। हमारा यही सेकुलरिज्म है और यह सेकुलरिज्म बहुत अच्छा है और इसी सेकुलरिज्म को इसी तरह सेलिब्रेट करिए। सुधांशु त्रिवेदी। अमीश जी एक वाक्य केवल बोल रहा हूं। नहीं, अब आपने बोले कई आतंकवादियों से, पाकिस्तान की सेना से, देश के दुश्मनों से लोहा लेने में इस देश के पिछड़े और दलित हमेशा आगे रहते हैं। सर पूरे देश आगे रहता है, कम से कम सेना के अंदर पिछड़े दलित मत करिए। नहीं, आई ऑब्जेक्ट। सेना में पिछड़ा दलित नहीं होता, सैनिक होता है। कमाल कर रहे हैं आप लोग, अपनी सियासत के लिए सेना को बांटेंगे। सेना में पिछड़ा दलित कर रहे हैं आप, कभी नहीं सेना में आका गया। अच्छा, ये राजनीति में कर सकते हैं, राजनीति में करिए, आप भी करते हैं, वो भी करें। आपको गाली दे सकते हैं, ये पीडीए प्रसाद की मरने की कामना कर सकते हैं। अच्छा, ये क्योंकि अवधेश प्रसाद दलित समुदाय से आते हैं, अच्छा, ये उनकी जीत पे नाराज हो सकते हैं, ये गाली बक सकते हैं। ये कौन सा हिंदुत्व है? बार ढंग से उन्होंने गिनाया कि अयोध्या हारे, चित्रकूट हारे, नासिक हारे, प्रयागराज हारे। किसके हार पर बोल रहे थे? भारतीय जनता पार्टी की। और सुधांशु जी ने एक टिप्पणी की, उसका भावार्थ अलग है कि वेटिकन में यदि हार जाए कोई क्रिश्चियन तो उसको दुख होगा। यह नहीं कहा जा रहा है। वहां ये किसको हरा रहे हैं, किसकी जीत की वकालत कर रहे हैं? आप सारे राम सीता को गिना करके यह बताना चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा ये राम और सीता और उनके मानने वालों की हार है, यह बता रहे हैं ना? यही तो बता रहे थे आप। इस राजनीति के खिलाफ है। समाजवाद की किस धारा में यह लिखा है कि राम को नकार दो? क्या लोहिया ने कहा था? ये तो पहले भी कहते थे। नहीं, क्या लोहिया ने कहा? हवा में उड़ गए। जय श्री राम। आना चाहता हूं, अवधेश पासी जीते हैं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना उनको। अयोध्या की जीत उनको मुबारक हो, उसकी वहां सेवा करे। हम बिल्कुल ये नहीं कहना चाहते
कि वो हिंदुत्व की हार है या किसी परिभाषा की हार है, लेकिन आप तो उसी बिंदु में समेट रहे हैं भाटी जी कि राम यहां प्रयागराज में थे, राम यहां नासिक में थे, राम यहां चित्रकूट में थे। मतलब आप तो बता गए ना कि राम के कारण हार हो गई। ये तरीका ठीक नहीं था समाजवादी पार्टी का कहने का। 37 सीटें आई आपकी, आपको उसकी बहुत बधाई। बीजेपी ने आपको सार्वजनिक मंच में बधाई दी, मेरे कार्यक्रम में भी बधाई दी। लेकिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, ये ऐतिहासिक है। पंडित नेहरू के बाद कोई दूसरा प्रधानमंत्री है जो तीसरी टर्म पे प्रधानमंत्री आ रहा है। और 240 सीटें बीजेपी की अपने बूते हैं और 292 एनडीए के बूते हैं। तो राहुल जी, प्रियंका जी, अखिलेश जी बधाई क्यों नहीं दे रहे? इतनी नाराजगी? क्योंकि इसी जनता ने तो वोट डाले हैं। जिस जनता ने आपको अयोध्या जितवाई, उसी जनता ने तो नरेंद्र मोदी को बनारस भी जितवा दिया। अभी सत्यप्रकाश जी ने थोड़ी देर पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया था। वाजपेयी जी 2 टर्म देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में कभी राजनीतिक कटुता इस कदर नहीं हुई। आप लोकसभा की कार्रवाइयां अगर देखेंगे तो इतने आपस में मेल जोल के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ व्यंग करते थे, हंसते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के लोगों से मिलते थे। अगर इस देश में वो तो समाजवादी राजनीतिक कटुता पैदा की है तो उसके लिए माननीय जो नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार। ठीक, अब आपने वो जिस तरह विपक्ष के नेताओं को गाली देते हैं और उनकी कामना करते हैं कि ये पार्टी खत्म कर दूंगा, उसे खत्म कर दूंगा, जेल भेज दूंगा सबको, उन्होंने राजनीतिक देखो बीच में चिल्ला रहे हैं, बीच में चिल्ला रहे हैं। इस बात का थोड़ा भी ये नहीं है। अब आप देखो बीच में कौन चिल्ला रहा है, सम्मान दिया बीच में कौन चिल्ला रहा है। मुलायम जी को नरेंद्र मोदी सरकार ने पद्म विभूषण से ये सही बात है। लेकिन उस बात का जवाब और दे दूं। इन्होंने कहा कि आप ये सिद्ध करना चाहते हो कि ये हिंदू विरोधी जीत गए। नहीं, हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि राम के नकली भक्त हैं, राम इनसे कुपित हैं और राम उस दिन से कुपित हैं जिस दिन इन्होंने ये कहा कि राम को हम लाए हैं। राम ने कहा अच्छा मैं तुम्हें लाया हूं या तुम मुझे लाए हो। राम इसलिए नाराज हैं और सीता माता भी नाराज हैं। सीता माता रो रही, सीता माता भी इनसे नाराज है, राम भी इनसे नाराज है। सीता माता रो रही बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। अब इनको जवाब दे दूं जी। देखिए पहली बात तो इस ढंग के, देखिए ये कितने महान व्यक्ति हैं कि इन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने सिर्फ इसलिए कहा, नहीं, आपकी गठबंधन ने कहा हिंदू धर्म का समूल नाश होना चाहिए, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कहा। सुनिए, ये डीएमके ने कहा और आपके इंडी गठबंधन में शामिल थे। और सुनिए, आपकी पार्टी के लोगों ने रामचरितमानस फाड़ी। सुनिए, सतीश जारकिहोली कर्नाटक का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो कार्यकारी अध्यक्ष था, उसने कहा हिंदू शब्द गंदा है। राहुल गांधी ने कहा हिंदू धर्म में जो शक्ति है मुझे उससे लड़ना है। सुनिए, राहुल गांधी की यात्रा में तमिलनाडु में जाकर उन्होंने उस जॉर्ज पुनिया का साथ दिया जिसने कहा कि इस देश की धरती इतनी पवित्र है कि मैं टच ना हो जाऊं इसलिए मैं जूता पहनता हूं, शर्म आनी चाहिए। इसके बाद हमने जाके कहा ऐसा नहीं कि केवल एक आपने कहा हिंदू धर्म की बात। और सोचिए कितने बड़े भक्त हैं कि पढ़ना पड़ रहा है कि अयोध्या में यह था, प्रयाग में यह था, चित्रकूट में यह था, नासिक में यह था। यह दर्शाते हैं जो आके हमें ज्ञान दे रहे हैं। और सुनिए, दूसरी बात इन्होंने कहा पीडीए की बात, तो मैं कहता हूं अवधेश पासी जी ने जीता है और अयोध्या की जीत इनके लिए बहुत बड़ी जीत है और हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत खटकने वाली जीत है। तो बताइए, अवधेश पासी बनेंगे लोकसभा में नेता? संसदीय दल नहीं बनेंगे, संसदीय दल परिवार का रहेगा। अखिलेश यादव, सुनिए, अखिलेश यादव वहां से छोड़ के आए हैं क्योंकि जब छोटी वाली नेता विपक्ष की पद थी विधानसभा में, अब बड़ी वाली मिल गई तो परिवार के पास ही बड़ा वाला रहना चाहिए। मैं दावे से कहता हूं किसी दलित को नहीं देंगे और सिर्फ अपने को देंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, इन्होंने कहा ये चुनाव, तो इस बार का चुनाव वाकई बहुत अलग प्रकार का था। आपने कभी ऐसा चुनाव नहीं सुना होगा। कोई चुनाव बता दीजिएगा जिसमें विदेश में बैठे हुए किसी धन कुबेर ने कहा हो, जॉर्ज सोरेस ने, कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी की सरकार हटाने के लिए। मैं चुनौती से कहता हूं, इससे पहले आपने कोई चुनाव नहीं सुना होगा कि कांग्रेस का कोई नेता विदेश के अखबार में आर्टिकल लिखे। डेली स्टार बांग्लादेश का अखबार शशि थरूर आर्टिकल लिखते, मोदी हैज टू गो। कोई ऐसा उदाहरण बताइएगा, कोई ऐसा उदाहरण बताइएगा जब पाकिस्तान के मंत्री स्तर के व्यक्ति ने एक नहीं, 2-2, 3-3 बयान दिए हों। और उसका बयान फवाद चौधरी का क्या था? बीजेपी हारनी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेंगे। इन टोटो वही। इससे पहले कभी बताइएगा
विदेश में छपी खबर की बात नहीं कर रहा हूं। रूस के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल बयान दिया कि भारत के चुनाव को विदेशी शक्तियों के द्वारा प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसी जुगलबंदी तो अंदर और बाहर से नजर ही नहीं आई कि जो बात ये कह रहे थे वही बात बाहर कही जा रही थी। इसलिए इस चुनाव को बहुत सहजता से लेना इतना आसान नहीं है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए ये जो तीसरी टर्म का मोदी का चुनाव था यह भूतपूर्व चुनाव था जिसके अंदर बड़ी सारी फैक्टर्स थे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे लेकिन एक सेकंड, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। वो बड़ी स्टेटमेंट यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मैंडेट नहीं है, एनडीए के पास मैंडेट नहीं है। उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली यह कहना है कि यह सरकार चलेगी नहीं। क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सुन लेते हैं। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो। अल्पमत में सरकार है। बीजेपी का नंबर 240 है, एनडीए का नंबर 292 है। नरेंद्र मोदी को एनडीए ने नेता चुना है। यह बहुत कम देखने को मिलता है कि सरकार की शपथ के 4 दिन बाद ही इस तरह के बयान लगातार आ रहे हो। सुधांशु त्रिवेदी, आपका इस पर रिएक्शन क्या है? मैं एक पूरा करना चाहता हूं। जो इन्होंने कहा कि मोदी जी विपक्ष के नेताओं के साथ करते, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न किसने दिया? मोदी जी की सरकार में। पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न किसने मिला? मोदी जी की सरकार में। एससी जमीर और तरुण गोगोई को पद्म अवार्ड किसके मिला? मोदी जी की सरकार में। प्रकाश सिंह बादल को कब मिला? मोदी जी की सरकार में। कर्पूरी ठाकुर और मुलायम सिंह को मोदी जी की सरकार में। सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई मोदी जी ने। इन्होंने परिवार के अलावा किसी को नहीं दिया। बताइए, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया? नहीं। सरदार पटेल को दिया? नहीं। मगर नेहरू को भी दिया उनकी खुद की सरकार ने। इंदिरा जी को भारत रत्न दिया इंदिरा जी की खुद की सरकार ने। और राजीव गांधी को दिया कांग्रेस की सरकार ने। ओके, इससे ज्यादा सम्मान मोदी जी ने किया विपक्षी नेताओं का कोई नहीं कर सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे की जो स्टेटमेंट है, इस पर आपका रिएक्शन, आपका भी, और क्योंकि एनडीए का रिएक्शन मस्ट है इसके ऊपर, क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने बोला ये सरकार तो चलेगी नहीं और मोदी जी के पास मैंडेट नहीं है, ये गिर जाएगी सरकार। मैं सिर्फ खड़गे जी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि उनके कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए 99 सीटें आई हैं, परंतु इंडी गठबंधन वाला कोई रत्ती भर का श्रेय उनको नहीं दे रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को श्रेय दे रहा है ना जो अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना महासचिव है, ना नेता प्रतिपक्ष है, मगर सारा का सारा श्रेय उसी को मिल रहा है। तो इसका सरकार गिर जाएगी। सुनिए, एक पूरी बात कर दे, पूरी बात परेशान है। एक सेकंड, मैं जवाब ले लेता हूं, फिर फिर आपसे जवाब दूंगा। सरकार क्यों गिरेगी? सुनिए, सरकार छोड़िए, इंडी गठबंधन पहले ही अलग हो गया। आम आदमी पार्टी ने बयान दे दिया कि उसका गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, दिल्ली में खत्म। ये खड़गे जी को क्यों लग रहा है सरकार गिरेगी? अरे भैया, पहले अपना तो देख ले, उनका तो गिरना शुरू हो गया। जी, और वो ख्वाबों के आलम में सोच रहे हैं। ये मैंडेट नहीं है मोदी जी के पास? नहीं, पूरा का पूरा मैंडेट है। जिस गठबंधन के पास 293 सीट हो, उसको अगर खड़गे जी इस तरह बोले तो हंसी ही आती है। देखिए, एनडीए की जो घटक दल हैं वो मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी को नेता चुना, उनके साथ खड़े हैं। सरकार 5 साल चलेगी, सरकार में शामिल है, सरकार 5 साल चलेगी। कॉन्फिडेंट है आप? आगे भी एनडीए लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल लॉक किया जाए। ठीक है। मैंडेट कैसे नहीं है? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी, मोदी उसके नेता, एनडीए के नेता मोदी, एनडीए के पास मेजोरिटी, तो मैंडेट कैसे नहीं है? तो और कांग्रेस की लास्ट 240 सीटें कब आई थी? ये भी पहली चीज इन्होंने कहा कि साहब अपोजिशन में से किसी ने बधाई नहीं दी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अभी आपके चैनल पे अभी बोला हम चाहेंगे सरकार चले और अच्छी तरह चले। दिस इज गुड विशेष। ये बधाई है, दिस इज गुड विशेष। ये बधाई है, आपको लगता है? सुनिए, ये क्या था? कोई कहना चाहता है जो अभी खड़गे साहब को बधाई पे तो दुहाई है। बिल्कुल, कोई कहना चाहता है जो खड़गे साहब ने बोला उस पर कोई कुछ कहना चाहता है? सुधांशु जी नमस्कार। सबसे पहले आपने अपने वक्तव्य के स्टार्टिंग में आपने बोला कि अब जो आपकी सरकार बनी है वो ऐसे टाइम में बनी जब डेमोक्रेसी मजबूत है। तो डेमोक्रेसी अब क्या तब मजबूत होगी जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे स्कैम सरकार सपोर्ट करेगी, या आपकी ही सरकार में जब ज़्यादा वायलेंस हो रहा है? इस बच्चे से कहना चाहूँगा, भाई आपने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स गड़बड़ थे, तो हमारी 17 राज्यों में सरकार और 2 बार केंद्र में सरकार, हमें इलेक्टोरल बॉन्ड मिले 6000 करोड़ के। ये कांग्रेस को 2000 करोड़ किसके लिए मिले? नहीं, 1 मिनट,
2000 वो कहते भी रहेंगे। एक मिनट वो लाया कौन था वो योजना? सुन मेरी बात सुनिए। नहीं, ये कितने मिले? आप बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं। जब एक तरफ गलत कह रहे हो भ्रष्टाचार है तो मैं लेता भी चला जा रहा हूं। गजब है भाई। और सुनिए, तृणमूल कांग्रेस की एक राज्य में सरकार 1600 करोड़ रुपए। ये सवाल ही नहीं है, आप गलत जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा अच्छा सुनिए, हम प्रेशर डाल के ले रहे थे और इनको 2000 करोड़ न्यौछावर होकर मिल रहा था। जो तृणमूल कांग्रेस को 1600 करोड़ न्यौछावर होकर मिल रहा था, डीएमके को 850 करोड़ न्यौछावर होकर मिल रहा था। गजब टक्कर देते हैं ये लोग। अब मैं इनको बताना चाहता हूं, जो उसने कहा वायलेंस, बेटा आपको पता है जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो क्या वायलेंस हुई थी? 15 से 20 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 से 2.25 करोड़ लोग बेघर बार होकर इधर से उधर आए थे। और ये सुनिए, विच इज द बिगेस्ट एक्सोडस इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। आप क्यों रेगुलर बोल रहे हैं विवेक जी? विवेक जी आप भी सोर्स बताइएगा इसके बाद हर चीज का, ठीक है ना? तैयार रहिएगा उसके लिए। बिल्कुल ना आप बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए। बोलिए आप। सोर्स बताता हूं, सुनिए। 41 की संसद में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी थी 24% और 51 की संसद में 1.6। वो कहां चले गए? जमीन खा गया, आसमान निकल गई। तभी मैं कह रहा हूं 1.5 करोड़ यहां आए और इसके ऑफिशियल डाटा में चीखे मत, लगातार बोल रहे हैं। अब लगातार कितने लोग यहां से वहां से यहां आए, ऑफिशियल डाटा अवेलेबल है। और सबसे भयानक हिंसा अगर हुई है तो Where is Nehru in this? Nehru was Prime Minister of India at the time. Nehru was not responsible for it. Oh, मतलब Prime Minister थे but not responsible. RSS Then who was responsible? RSS, how come RSS was responsible? देखिए, ये कहते हैं आरक्षण की बात, मंडल अगर नहीं लागू किया तो पश्चिम बंगाल ने जहां 30 साल कम्युनिस्टों की सरकार रही, पूछे लागू किया? ओबीसी रिजर्वेशन दिया? नहीं दिया। और मैं कहना चाहता हूं 2014 में जब कांग्रेस की सरकार हटी, पूछिए यूपीए की सरकार में कितने ओबीसी मिनिस्टर थे? पूछना चाहता हूं चुनौती के साथ, केवल एक, वीरप्पा मोइली। और आज भाषण देते यूपीए में जो एनएससी बनी थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसमें कितने एससी कितने ओबीसी थे? आज आके भाषण देते। और सुनिए, इन्होंने कहा कास्ट सेंसस कराएंगे। तो भाई ये तो कहते थे राहुल जी कि देखो भैया मैंने कह दिया कि बिहार में कराना पड़ेगा तो इसलिए आरजेडी को कराना पड़ा। अब कराओ। हिमाचल में क्यों नहीं करा रहे हो? पंजाब में क्यों नहीं करा रहे हो? तेलंगाना में क्यों नहीं करा रहे हो? और कर्नाटक में किया हुआ रखा क्यों नहीं जारी कर रहे हो? ये तो पॉइंट है। सब झूठ के ऊपर इन्होंने राजनीति की है। अन्यथा इन्हें वो देना चाहिए, इंटरेस्टिंग करके दिखाना चाहिए। चलिए, आप कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर भारतीय जनता पार्टी दबाव डाल के पैसा ले रही थी, लेकिन ममता बनर्जी को भी खूब पैसे मिले हैं, कांग्रेस को भी काफी पैसे मिले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर। तो 700-800 करोड़। और सुनो इंटरेस्टिंग बात है, इनके पास तो आप कहते हैं ईडी है, सीबीआई है, सब है दबाव डालने के लिए, आपके पास तो कुछ भी नहीं है आपके अनुसार। तो आप किस दबाव से पैसे ले रहे थे? हम पे तो न्यौछावर हो रहा था। अच्छा, न्यौछावर हो रहा था। सुधांशु जी की बात को मान रहे हैं। पिछले 15 मिनट से लगातार सुधांशु त्रिवेदी जी बोल रहे हैं, मेरे 2 मिनट तो बनते। हाँ बिल्कुल, बोलिए आप। 1.5 मिनट बोलिए। ये गलत, बिल्कुल गलत तथ्य रख के, गलत डायलॉग बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पहली बात तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी तो 8,500 महीना देंगे। सरकार बनी नहीं, आपकी बनी है। आपके प्रधानमंत्री ने 14 में कहा था मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, काला धन लेके आऊंगा, 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे। आज तक नहीं आए। आप कांग्रेस के उस पर सवाल उठा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं तथ्यात्मक तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, जातिगत जनगणना, आरक्षण। सत्यप्रकाश मिश्रा जी ने ऑब्जेक्शन किया जब इन्होंने आरक्षण पर सवाल उठाया। आपके मुख्यमंत्री ने बिहार में जाति जनगणना कराई, सत्यप्रकाश जी। आरक्षण का दायरा बढ़ाया, ओबीसी का कोटा बढ़ाया। ये पूरे देश में बढ़ाएंगे, पूरे देश में कराएंगे जाति जनगणना, ओबीसी का कोटा बढ़ाएंगे। अगर नहीं बढ़ाएंगे, जहां करिए, हिमाचल में क्यों नहीं हो रही, पंजाब में क्यों नहीं, तेलंगाना में क्यों नहीं, ये है कहां बोलेंगे। देखिए और सुनिए, सरकार में दूसरी बात, खाली एक ये मतभेद नहीं है, जाति जनगणना और ओबीसी कोटा। नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो सीए के विरोधी हैं, अग्निवीर योजना के विरोधी हैं, यूसीसी के विरोधी हैं। तीनों योजनाओं को वापस लेने की बात चुनाव में करते रहे। जी। और जो चंद्रबाबू जो एक बात और पूरा होने दें, चंद्रबाबू नायडू जो इनके सहयोगी हैं, सबसे प्रमुख सहयोगी हैं, आरएसएस ने जो इंद्रेश कुमार ने बोला है उससे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। उनका कहना है कि उनके विचार में यह सही नहीं है। मैं आपसे सुधांशु जी अब एक बड़ा सवाल पूछता हूं। जो आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने बोला
और उन्होंने एक बड़ी बात बोली, हालांकि आरएसएस ने उसने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। उनका कहना था कि बीजेपी का अति आत्मविश्वास जो था वो बीजेपी को हरा दिया। अहंकार की भी बात कही उन्होंने, इस पर आपके विचार? जब संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कुछ इंद्रेश जी ने कहा है वो संघ का विचार नहीं है, तो फिर अपने को बोलने का कोई तर्क ही नहीं बनता है। लेकिन क्या एक बार बार आ रहा है, अब इसको अन्यथा ना लिया जाए। सवाल बड़ा डायरेक्ट है, क्या इस बार एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि आरएसएस बीजेपी के लिए नहीं काम कर रही थी? नहीं, ये हमेशा होता रहता है। जब अटल जी की सरकार थी उस समय भी यही प्रयास किया जाता था। ये दर्शाता है कि बीजेपी से लड़ने की अब सीधी ताकत ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं है, तो कहीं कुछ अंदर से ही खोजने की कोशिश करो, शायद उसी में मुझे कुछ अपने ख्वाबों का सच दिखाई। लेकिन ये संगीत सोम और बालियान में तो अंदर की बात बाहर आ रही है। वो विषय जहां तक है, देखिए उन दोनों ने एक दूसरे के बारे में बोला है, तो मुझे लगता है वो पार्टी फोरम के अंदर बोलना चाहिए था। मगर यहां तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं, यहां तो क्या क्या नहीं बोला गया है। यहां तो सीधे आम आदमी पार्टी ने कह दिया गठबंधन खत्म। चलिए वो तो पार्टी और नेता ही, उनकी तो पार्टी लड़ रही है, आपके कुछ नेता लड़ रहे हैं। इसमें रहते हुए कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल के लिए कहा देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। ओके मगर उसके बाद भी वो कहते हैं दिल्ली में ममता जी चाहिए टू सेव द डेमोक्रेसी इन द कंट्री। क्या आपको लगता है ये जो इलेक्शन है इसका सबसे बड़ा मैसेज ये है कि बीजेपी और मोदी तो चाहिए लेकिन एनडीए के साथ चाहिए, यानी मनमानी ना करे, ये बार बार विपक्ष कर रहा है। इस फ्रेम में भी कंप्लीट आप नहीं डाल सकते। ठीक है, मैंडेट कम है, जो टारगेट था उससे कम है, कभी कभी स्कोर कम बना लेते हैं, लेकिन आप इसको स्पष्ट रूप में कि नहीं हमको मोदी जी तो चाहिए लेकिन एनडीए के साथ चाहिए, ऐसा भी नहीं है। केसी त्यागी ने बोला 400 पार की जो बात थी उसका मैसेज गलत चला गया। देखिए जो जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, 25 करोड़ अगर गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचाया होगा, इतने शौचालय बनवाए, गरीबों के लिए घर बनाया, तो उनके मन में ये सपना जरूर रहा होगा कि चलो इस बार अच्छा परफॉर्म करते हैं। चलिए मैं आप एनडीए के घटक दल हैं, पीछे तस्वीर चल रही है, एक सेकंड, ये एनडीए के साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। ये तो पहले जा रहे हैं, ये एकनाथ शिंदे हाँ रहेंगे। ये तो एनडीए के कन्वेनर कभी रहते, वो बिल्कुल रहेंगे, चट्टान की तरह रहेंगे। और इनके बारे में कुछ कह पाएंगे? बिल्कुल रहेंगे, पक्का कंफर्म लॉक करिए। देखिए सबसे नहीं, आप लोग ने ताली बजाई, सबसे लंबा समय वो एनडीए के साथ रहे हैं। अब आपकी घटक दलों की बात कर लेते हैं। मैं आपसे ये जानना नहीं, आप नहीं घटक दलों पे बोलिए ना। मैं कह रहा हूं कि अब विधानसभा चुनाव भी के कांग्रेस के साथ लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि अब हमारा राइट ज्यादा बनता है सीटों पे लड़ने का, यानी 100 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी विधानसभा चुनाव में। नहीं, ना तो कांग्रेस की तरफ से अभी ऐसा कोई बयान आया है। दोनों आप लोग साथ हैं विधानसभा के लिए भी? ना अभी विधानसभा चुनाव है, कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा ये निर्णय विधानसभा आप लोग साथ है, पर नहीं, हम संभावना यही है कि साथ ही लड़ेंगे। ठीक है, अब सवाल कुछ ऑडियंस के, कुछ 2-3 सवाल जो पूछना चाहे। आपका क्या सवाल है? खड़े होकर पूछिए सवाल। सर, सुधांशु द्विवेदी जी से मेरा सवाल है कि नीतीश कुमार जी का और चंद्रबाबू नायडू जी का इतिहास काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। वो पलट जाते हैं, सरकार गिर जाती थी, पिछली बार भी एक वोट से सरकार गिर गई थी अटल जी की। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना आश्वासन दिया है कि वो आपकी सरकार चलाने में मदद करेंगे? तो सबका सवाल है सर। सुनिए सर, इस सवाल में किस प्रकार का नैरेटिव और कितना यथार्थ है मैं बताना चाहता हूँ। 1995 में हमारा नीतीश कुमार से गठबंधन हुआ, 29 साल में 26 साल नीतीश कुमार हमारे साथ रहे, 1.5 साल के 2 स्पैन छोड़ के। चंद्रबाबू नायडू बीते 3 साल में पलटना ज्यादा हो गया। हिंदुत्व की बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बोला कि अपोजिशन पार्टी पूरे हिंदू धर्म का विनाश करना चाहती है, लेकिन मैंने नहीं बोला, ये डीएमके ने बाकायदा, वही मैं बोल रहा हूं। सुनिए, वो कॉन्फ्रेंस की इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म का समूह, इस पे 2 दिन का सेमिनार हुआ जिसमें तमिलनाडु सरकार के लोग गए और राहुल गांधी ने रायबरेली में अपनी रैली में बोला कि डीएमके वालों ने हमारा साथ। बिहार में जीतन राम मांझी जी बोलते हैं कि राम काल्पनिक है, उनको आपने मंत्री बना दिया, ये बोल रहे हैं, उनको आपने मंत्री बनाया है, मंत्री बनाया जीतन राम मांझी को। जनाब, उन्होंने हमारे साथ रहते हुए कभी नहीं बोला, सुनिए, हमारे साथ रहते हुए कभी नहीं बोला, उनकी उपस्थिति में वंदे मातरम जय श्री राम के नारे लगे, इनके साथ रहते हुए बोल रहे हैं। मेरा सवाल सुधांशु जी से है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया तो वो गलत है, तो क्या मोदी सरकार में नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम बनाया जाता है? सुनिए, एक मिनट मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। जी, सुनिए मेरी बात। ठीक है, सवाल सुनिए मेरे भाई, सुनिए बेटा, इनको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। भारत रत्न देने वाली जो कमेटी होती है उसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर, अब पूरी बात सुनिए भाई, और जो स्टेडियम का नाम रखने वाली कमेटी होती है वो उस खेल की इकाई का चीफ होता है। बात रामपुर गांव की भी होनी चाहिए। आप बोल रहे हैं अयोध्या में अगर बीजेपी हारी है तो उसका रीजन क्या है? डेवलपमेंट। ठीक, आपने बोला
तो रामपुर गांव की भी बात करता हूं, जहां पंचायती राज में प्रधानमंत्री वो आवास योजना है, उसके तहत 534 आवास वहां पे आवंटित हुए, ये सत्यापित है, ठीक। लेकिन वहां पे भी बीजेपी हारी, और वहां पे एक विशेष वर्ग के लोग हैं जिसके वजह से एक वोट बीजेपी को नहीं मिला। तो क्या वो जो लाभ है वो धर्म के आधार पर मिला? 100% जो मतदाता है वो विशेष संप्रदाय से। ये देखिए, ये जनादेश क्या है? 534 आवास की खबर फर्जी है। क्या 534 आवास की खबर फर्जी है? हाँ, इतना जरूर है, नरेंद्र मोदी जी ने जो गांव गोद लिया था उसमें वो हारे हैं। क्या इतना जरूर है? वो गांव खोदा नहीं था तो क्या यहाँ का गांव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने खोदा था? नहीं, ये जो 534 ठीक है, अब सवाल हुआ, सवाल हो गया, सवाल था, उसका जवाब नहीं मिला। 1,70,000 से अखिलेश जी जीते और 3,90,000 जो जीता उनको शुभकामनाएं, ज्यादा है। जो जीता उसको शुभकामनाएं, जो हारा वो अगली बार दोबारा प्रयास करेगा। ये तो हमारा भारत का, देश का जो लोकतंत्र है वो तो महान है। सबसे ज्यादा नमन है देश की जनता जनार्दन को, जो मत डालने के लिए निकली, अगली बार और तेजी के साथ निकलिएगा, सबसे बड़ी बात है। और शुक्र है भगवान का, शुक्र है खुदा का कि ईवीएम की लाश बच गई। अगर कहीं बीजेपी को आ जाती 300 से ज्यादा सीटें तो यही मंच होता, यही कार्यक्रम होता, और यही भाटी जी होते, और यही हमारे विवेक श्रीवास्तव होते जो ईवीएम की अर्थी निकाल देते। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पे आने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। मेरे युवा मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे सवाल पूछने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।